महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एनसीपी, उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच वाली अगाड़ी गठबंधन की भविष्य पर संकट नजर आ रहा है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अगाड़ी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में अगाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं ये नहीं पता। आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पुरेशी नसते, जागांचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल। शरद पवार के बयान पर अब सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि पवार एक अनुभवी नेता हैं, उनकी टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। अब कोई भी सोच सकता है और समझ सकता है कि वे क्या चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूंगा, जिनको जो सोचना है, समझना है, वो समझ। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी के मायने समझते हैं हमारे सहयोगी चैनल जी24 तास के संपादक नीलेश खरे जी से। नीलेश जी, जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब से चुनाव, महाविकास अगाड़ी और ये सब उठापटक जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक नया बयान जो शरद पवार ने दिया है, उसके एक अलग अलग मायने निकल रहे हैं। क्या डिकोड करेंगे आप इसको? जी, मुख्य तौर पर मैं दीपक इस प्रकार से रखना चाहूंगा कि आपने कहानी सुनी होगी हाथी और 5 अंधों की। शरद पवार उन हाथियों में से एक है और वो हमेशा चाहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, राजनीतिक जानकार है और जो राजनेता है, वो उन 5 अंधों की भूमिका में रहे और इसलिए वो बार बार अपने बयान जो है वो इस प्रकार से करवट बदल बदल कर देते रहते हैं कि जिससे कि स्थिति साफ ना हो। और संभ्रम की स्थिति हमेशा खबरों के लिए और राजनेताओं के लिए फायदेमंद रहती है। तो शरद पवार मुख्य तौर पर कुछ न कुछ चाहते हैं जो ऐसे संभ्रम की स्थिति में उनको पाना आसान हो जाता है। अगर संकेत ही दिए जाए तो पिछले दिनों ईडी की बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कई सारे एनसीपी नेता जो है उन पर शिकंजा कसा था। उसके बाद 1 या 2 लोग जो है वो बाहर आते नजर आए। अजीत पवार जो कि कोऑपरेटिव बैंकिंग घोटाले में चर्चा में रहे, जिन पर कई सारे करोड़ के आरोप लगे, वो अब बीजेपी के सरकार के रहते ही उस घोटाले के आरोपियों के नाम से उनका नाम बाहर कर दिया गया कुछ दिनों पहले। इससे पहले सिंचन घोटाला यानी इरिगेशन घोटाले से अजित पवार को बाहर कर दिया गया था। तो साफ तौर पर ऐसी स्थिति बनाकर वो जो शिकंजा एजेंसियों का उनके तरफ बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज करते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या सर आपको नहीं लगता है कि एमवीए की टूट के संकेत भी दिख रहे हैं? देखिए, आज नहीं कह सकते कि एमवीए की टूट हो रही है। शरद पवार वो ऊँट है जो स्थिति देखकर करवट बदलता है। ठीक है, आज की स्थिति में बीजेपी केंद्र में सरकार में है, राज्य में स्थितियां साफ होनी रही है और केवल ये मानकर चलना कि महागठबंधन जो है वो सत्ता में आ जाएगा, ये कहकर कई सारे मामलों को अपने ऊपर लेना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो वो स्थिति बीच का रास्ता बरकरार रखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ फायदा होने वाला है जाकर, तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, बीजेपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलेगा और राज्य में हम बढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर एक बार उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे। शरद पवार तो राजनीति में जाने ही जाते हैं उनके अनप्रेडिक्टेबल फैसलों के लिए। बिल्कुल। तो आज जो हो रहा है वो अंतिम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा वो केवल और केवल चुनाव के 1 महीना पहले होगा। इसके इतर सर हमने देखा कि संजय राउत का भी बयान आया है शिंदे सरकार को गिरने की बात वो अक्सर करते रहते हैं। अभी फिर उन्होंने ताजा बयान दिया है, उस पर क्या रुख रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। 16 विधायक डिस्क्वालिफाइड होने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई पूरी हो गई, फैसला नहीं आया है। फैसला इस महीने के अंत तक आना लाजमी है, क्योंकि बेंच में से एक जज जो है वो रिटायर होने जा रहा है, तो जरूर फैसला आएगा। पर अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी विधिमंडल या संसदीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। तो वो मामला लौटाएंगे अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष ही फैसला करेंगे। इसलिए इतना आसान नहीं है कि तुरंत ही सरकार गिर जाएगी।
हाँ, पर ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, तो शिंदे गुट में आपसी तनाव बढ़ रहा है, कुछ लोग वापस उद्धव के संपर्क में हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूर जोड़ तोड़ की स्थिति वापस बन सकती है, पर वो 1% के ऊपर नहीं है। अभी भी सरकार स्थिर है। हर कोई चाहता है कि अस्थिरता बनी रहे, संभ्रम बना रहे और अपने राजनीतिक फायदों को वो उठाते रहे। तो संजय राउत भी वही चाहते हैं, शरद पवार भी वही चाहते हैं, और हम फिर पत्रकार हो या फिर जनता हो, उन्हें पर्दे के पीछे रखने का प्रयास किया जाता है और चीजें साफ तौर पर उनको नजर ना आए, यही कोशिश इनकी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इतने जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जो कि संवैधानिक तौर पर किसी एक सीमा रेखा को लांघता नजर आए। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी सीमा रेखा है, संसदीय प्रोसेस की अपनी एक सीमा रेखा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं लांघेगा। अगर वो लांघ देता है तो आने वाले दिनों में एक बड़े प्रेसिडेंस के तौर पर वो फैसले सामने आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो होना संभव भी नहीं है। हाँ, टिप्पणियां जरूर, कड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आती नजर आएगी, इसलिए तुरंत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र के राजनीति में हो जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले उलटफेर जरूर होगा, बीजेपी चाहेगी। और क्यों चाहेगी ये भी संक्षेप में बता देता हूं। बिहार में उनके साथ अलाइज नहीं है, महाराष्ट्र में उनके साथ अलाइज बच नहीं गया है। बिहार में 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 और 40, 88 सीट्स अगर उनके हाथ से निपट जाती है तो वो केंद्र में एक हाथ से सरकार नहीं बना पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र जरूरी है, बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि गठबंधन में से कोई अपने साथ आ जाए। यानी हाल फिलहाल में कोई उलटफेर नहीं दिख रहा है, लेकिन चुनाव से पहले एक बड़े उलटफेर की आशंका जरूर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू, बात बताने के लिए।